आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन नेटवर्क का सम्मेलन, जिसमें आज हम मौजूद हैं उत्तराखंड की धार्मिक नगरी हरिद्वार में। इस सम्मेलन का जो विषय है, या कहिए इस सम्मेलन की जो थीम है, वो है उत्तराखंड युवा। किस तरीके की उत्तराखंड के युवाओं की उम्मीद हैं और हमारी सियासत के बड़े चेहरे उम्मीदों पर कितना खरे उतर सकते हैं। इस सम्मेलन के पहले सत्र में हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड की राजनीति से जुड़े वो चेहरे जो किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं, जिनकी शुरुआत संघर्ष के तौर पर होती है और आज वो अपनी पहचान को स्थापित कर चुके हैं। हमारे साथ हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, एक वरिष्ठ नेता जो उत्तराखंड की सियासत को सबसे बेहतर तरीके से संभवतः समझते आए हैं, हरीश रावत साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत वक्त अपना निकाला है बिजी शेड्यूल में। मुझे जानकारी मिली कि आप दिल्ली से आए हैं, फिर वापस दिल्ली जाना है क्योंकि पंजाब को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। पंजाब सुलझ रहा है सर या उलझ रहा है कांग्रेस के लिए? पंजाब सुलझ रहा है और सही दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। जो प्लान हमने बनाया था उसी प्लान के अनुसार काम हो रहा है और हमने उस प्लान में देश को बहुत समय बाद एक दलित गरीब परिवार के व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में दिया और एक युवा व्यक्ति को जिसके साथ कई तरीके के सेंटिमेंट्स लोगों के जुड़े हुए हैं, लेकिन वो खुद भी ज़रा सेंटिमेंट से गवर्न होते हैं, तो उनको प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है। रवां होंगे, एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है और एक बहुत बेहतर नेता भविष्य में पंजाब के होंगे। लेकिन रवा होने के लिए वक्त बहुत ज़्यादा नहीं बचा है सर, चुनाव नज़दीक हैं। कभी कभी राजनीति में जब आप होते हैं तो आपको इमोशंस में और सेंटिमेंट्स पर संतुलन रखना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि जो कॉम्बिनेशन हमारा इस समय है वो बेस्ट है। लेकिन उत्तराखंड में अगर भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री के चेहरों को बदलती है तो आप तीखा हमला करते हैं। पंजाब में जहां कहा जाता था कि कैप्टन अमरिंदर ही कांग्रेस हैं और कांग्रेस ही कैप्टन अमरिंदर हैं, वो चले जाते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू की नाराज़गी जग जाहिर है। कैसे संतुलन बैठा पाएंगे? पंजाब के उदाहरण जब उत्तराखंड के लोग आपसे पूछेंगे, कैसे जवाब देंगे सर? देखिए, माइक थोड़ा ठीक कर लीजिए। दोनों परिवर्तन में सबसे पहले तो मैं न्यूज़ नेशन स्टेट्स को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छे थीम के साथ ये कनक्लेव किया है, तो उसके लिए बहुत बधाई। शुक्रिया सर। अब रहा सवाल जो आपने मेरे कोर्ट में डाला है, तो उस सवाल पर मुझे केवल इतना कहना है कि दोनों स्थानों में पंजाब में हमने एक जनरेशनल चेंज के लिए और दलित गरीब को अपने एजेंडे में प्रमुख रूप से लाने के लिए परिवर्तन किया है। और उत्तराखंड के अंदर जो परिवर्तन मुख्यमंत्री का हुआ है उसमें पहला मुख्यमंत्री 4.25 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी जब डबल इंजन को स्टार्ट नहीं कर पाया, जो मोदी जी यहाँ छोड़ करके गए थे, जब उस इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, कई सवाल पैदा हो गए, तो जब इनको लगा कि ये तो हम गए, तो इन्होंने मुख्यमंत्री को चलता कर दिया। तो उसमें उद्देश्य समाज नहीं है, उसमें उद्देश्य कोई आगे के लिए आप माइलस्टोन स्थापित कर रहे हैं वो नहीं है। यहाँ केवल आपने एक व्यक्ति को फेल मान लिया, उस फेल से छुटकारा पाने के लिए आपने परिवर्तन ठीक है। लेकिन जी, जब दूसरा आया तो दूसरे बेचारे को तो मालूम ही नहीं हुआ कब मेरी शादी हुई, कब मैं विधवा हो गया या कब जो है मेरी तलाक हो गया, मालूम नहीं पड़ा। ठीक है। और तीसरा आया, तीसरे जब बने तो 3 मंत्रियों ने, अब तो उन्हीं की पार्टी के लोग सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि तीनों को जब मलाईदार विभाग दिया, जब उनका स्टेचर ऊंचा किया, तब उन्होंने शपथ लेना स्वीकार किया। ये उनकी पार्टी का बयान है, आजकल में ही सर। लेकिन पंजाब में तो इसका मतलब ये है कि भाजपा ने आउट ऑफ नर्वसनेस किया और हमने जो परिवर्तन पंजाब में किया वो समाज को, देश को लक्ष्य करके किया और पंजाब के हितों को लक्ष्य करके। ठीक है। पंजाब में कांग्रेस के परिवर्तन से क्या आपको समीकरण नजर आते हैं, चुनाव में फायदा या नुकसान? और वही सवाल उत्तराखंड से जुड़ा, उत्तराखंड में भाजपा के परिवर्तन से क्या आपकी राह आसान हुई है या मुकाबला अभी भी कड़ा है? देखिए, पंजाब में हमको
परिश्रम करना पड़ेगा, दोनों को मिल करके काम करना पड़ेगा। हम पहले से इस समय बेहतर स्थिति में हैं और एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में हैं और कुछ भी हो सकता है। और हमें भरोसा है कि जिस तरीके की हमारी टीम है, जो मंत्रिमंडल है, जिसको लेकर के पहले कहा जा रहा था कि साहब वहाँ तो लट्ठम लट्ठ बचेंगे, कुछ हो ही नहीं पाएगा, अखबारों में मीडिया में कई तरीके के प्रेडिक्शंस हो रहे थे, कुछ भी नहीं हुआ और सबने स्वागत किया जब मंत्रिमंडल बना। लोगों ने कहा विभागों में कुछ हो जाएगा, लेकिन विभागों के बाद जो है केवल तालियां तालियां और मालाएं ही मालाएं कांग्रेस के हिस्से में आई, तब भी शांति रही। और मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों मिल करके, संगठन और सरकार मिल करके पंजाब में भी सत्ता को लाएंगे। और उत्तराखंड में बीजेपी के चेहरे बदलने से आपको फायदा है या मुश्किलें अभी भी जस की तस? देखिए, इस समय भाजपा के खिलाफ एक जबरदस्त भावना है उत्तराखंड में। लोग परिवर्तन चाह रहे हैं और कांग्रेस उस परिवर्तन को लीड कर रही है इस समय। बल्कि इस समय आप देखिए, जितने सर्वेक्षण हुए हैं उन सर्वेक्षणों में लोगों ने मुझको भी लोकप्रिय मान लिया है सबसे ज़्यादा आगे जो है। ये उनकी कृपा है। मुझे कहते हुए संकोच हो रहा है इस बात को जो है, लेकिन लोगों की भावना है। तो ये इस बात का एक्नॉलेजमेंट है कि देहरादून में घंटियां बज चुकी हैं भाजपा के जाने की और कांग्रेस के आगमन की। मैं इसका मतलब ये समझूं कि मैं उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ? आप कांग्रेस के एक वर्कर से बात कर रहे हैं। मैं जब मैं राजनीति में आया था तब भी वो कांग्रेस का वर्कर था, आज भी कांग्रेस का वर्कर हूँ और जिस समय जनाजा निकलेगा उससे पहले भी कांग्रेस के वर्कर के रूप में ही मरना चाहिए। लेकिन इस बीच दलित मुख्यमंत्री की उम्मीद का बयान आपकी तरफ से भी आया। लगातार उत्तराखंड में चर्चा हो रही है, पंजाब की सियासत में भी वो चर्चा करवा रही है। ऐसे में चेहरा कौन? जी, कभी कभी भावनाएं व्यक्ति की सोच से आगे निकल जाती हैं और यही तो मनुष्य में और मशीन में अंतर है। नहीं तो आजकल तो मशीन ज़्यादा बुद्धिमान हो गई है, लेकिन भावनाएं नहीं होती मशीन में। तो मेरी भावनाएं आगे निकल गई जब मैंने पंजाब में जिस तरीके से लोगों ने चन्नी साहब के मुख्यमंत्री बनने का स्वागत किया और उत्तराखंड में भी स्वागत किया, तो गंगा को सामने देख करके बरबस मेरे मुंह से निकल गया कि गंगा माई और भगवान शक्ति दे और ऐसा अवसर आए, मेरे जीवन काल में ऐसा अवसर आए जब उत्तराखंड में भी एक दलित और शिल्पकार का बेटा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये भावना है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये भावना है। अब ऊपर वाला और गंगा मैया कब सुन लेंगी, ये गंगा मैया को करना है, कुछ न्याय उनको भी करने दीजिए, ठीक है, समय के साथ सर। लेकिन जब न्याय कर देंगे हम उस न्याय के साथ खड़े होंगे। जी, लेकिन वो भावनाओं में बहकर दिया गया बयान था, उसके बाद सियासी गुणा गणित लगाया, बयान में कुछ बदलाव की संभावना नजर आती है या अभी भी जस के तस हैं आप उस बयान पर? देखिए, जब भावना सच्ची होती है तो उसका परिणाम भी सच्चा निकलता है। जैसे हमने ये भावना व्यक्त की, अब हमारे पास एक बहुत राज्य के अंदर सुपरिचित और एक बड़े दलित चेहरे थे राज्य के पास, श्री यशपाल आर्या। कांग्रेस की भी वो निधि थे लेकिन राज्य की भी निधि थे और वो कांग्रेस में लौट आए। तो इसका मतलब है जो भावना है वो भावना भगवान के पास रजिस्टर्ड हो गई है। अब कब मुहूर्त निकालता है दलित मुख्यमंत्री बनने का, उसके ऊपर छोड़ देते हैं सब काम हम अपने। लेकिन आपने यशपाल आर्य साहब का जिक्र किया, मैंने कहा सब काम अपने ऊपर क्यों नहीं खाम। पर लेकिन आप तो संवैधानिक पाप की दुहाई दे रहे हैं, आप अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर रहे हैं यशपाल आर्य की घर वापसी पर, फिर ऐसा कैसे संतुलन बनेगा सर? देखिए, दोनों में अंतर है। यशपाल आर्य जी जब कांग्रेस से गए उस समय उनका एक व्यक्तिगत कारण था, पारिवारिक कारण था, बहुत महत्वपूर्ण कारण था। देखिए, कभी कभी पुत्र प्रेम, संतान प्रेम में बहुत सारी बातें होती हैं और उसकी कद्र करनी जाए। हमने कद्र करने की कोशिश की, लेकिन जब तक हम समाधान निकालते बहुत देर हो गई और वो कोई हर्ष के साथ भाजपा में नहीं गए, वो एक भारी मन भाजपा के अंदर गए और उस समय हमारे साथ खड़े रहे जिस समय
संवैधानिक महापाप हो रहा था उत्तराखंड के अंदर, जिस समय एक चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश हो रही थी, पैसा दे करके दल बदल करवाया जा रहा था, केंद्र की पूरी शक्ति जो है राज्य की सरकार को नष्ट करने पर लगी हुई थी, एक महा अलोकतांत्रिक काम हो रहा था। उस समय श्री यशपाल आर्या मेरे साथ मजबूत खंबे की तरीके से खड़े रहे, इसलिए उनकी तुलना उन लोगों से नहीं की जा सकती जो दल बदल करके गए। और दल बदल करने वालों में भी कुछ लोग जिन्होंने जो मास्टरमाइंड थे जी, जैसे देखिए अब यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इनमें से कुछ लोग हरीश रावत को अपना आइडल मानते हैं, तो मैं जो कुछ कर दूंगा उसके साथ खड़े हो जाएंगे, तो जिम्मेदारी मेरी है ना। ठीक है, तो यशपाल आर्य को हरीश रावत साहब माफ कर चुके हैं अभी या नहीं? दल बदल करके गए उधर की तरफ, उनमें से कई लोग जो है उन बेचारों को तो मालूम ही नहीं था क्यों दल बदल कर दिया। एक को तो मैंने देखा जब उसको एक ने डांट करके हाथ पकड़ करके एक बड़ा अपशब्द यूज़ किया उसके लिए, कहा 5 करोड़ रख लिया, अब कहाँ, तो हाथ बाँह पकड़ करके अपनी तरफ खींचा सदन के पटल पर। यशपाल आर्य को माफी मिल चुकी है अभी हरीश रावत साहब से या नहीं मिली है? वो समय नहीं, यशपाल आर्या उसमें नहीं, यशपाल आर्य तो उसमें सरकार के साथ। ठीक है, माफी का सवाल ही नहीं उठता है, माफी का सवाल नहीं उठता है यशपाल आर्य के लिए। एक बात है, दल बदल कोई ऐसा थोड़ी हमने ये कहा कि कोई व्यक्ति यदि कांग्रेस में आना चाहता है तो हम उसको नहीं लेंगे। पार्टियों में लोगों के दिल और दिमाग में परिवर्तन आता है समय और चुनौती के साथ। यशपाल आर्य जी ने कहा लोकतंत्र खतरे में है, दलितों का सम्मान नहीं होता, कमजोरों का सम्मान नहीं होता भाजपा में, और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का विकास ठप हो गया। तो ये तीनों बातें कांग्रेस की कोर इश्यूज है। यदि इस पर वो कोई आ रहा है तो उसका तो हम स्वागत करेंगे। दरवाजे बाकियों के लिए भी खुले हुए हैं। कोई व्यक्ति केवल इसलिए आ रहा है क्योंकि अब उधर मलाई खा ली और अब इधर कुछ मलाई दिखाई दे रही है, तो मेरे कार्यकर्ता साथियों ने जिन्होंने कांग्रेस को इस पोजीशन में लाए कि 2017 में जिसको कांग्रेस को लोग कह रहे थे राइट ऑफ हो गई है, और उससे लेकर के इस लायक लाए कि को लोग कांग्रेस में आ रहे हैं, एक रिवर्स पलायन की बातें यहाँ सुनाई देती है। बाकी सबका भी स्वागत है ना सर? ये काम हमारे कार्यकर्ता साथियों ने किया, तो मैं उनके हक को क्यों मरने दूंगा? ठीक है, लेकिन मैं एक लाइन में बस आपसे जवाब, मैं उनका हक नहीं मरने दूंगा। यशपाल आर्य के अलावा बाकी लोग जो आना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी में, उनका स्वागत करेंगे हरीश रावत साहब? कांग्रेस के लिए कोई उपयोगी होगा जी, कोई उपयोगी होगा और उस लोकतांत्रिक महापाप में अनजाने में शामिल हो गया होगा तो उसकी बाँह पकड़ करके भी लाने की जरूरत पड़ेगी। हरीश रावत बाँह पकड़ करके ले आए। ठीक है, ठीक है। तो मैं देखिए बड़ा संदेश आपने दे दिया। मैं कोई रिजिड पॉलिटिशियन नहीं हूँ, बिल्कुल। मैं 1.5 दशक से लगभग आपको जानता हूँ। लेकिन जो हुआ उत्तराखंड के अंदर, आप ज़रा उसकी कल्पना करिए। नॉर्थ ईस्ट में आप बहुत सालों तक पार्लियामेंट और उसको सब देखते रहे, आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट में राजनीतिक स्थायित्व तो ख़त्म हो गया। कौन लोग थे? यही स्थिति आई थी दल बदल की। वहाँ सरकारें, गोवा के अंदर तो लोग कहते थे गोवंस जितनी जल्दी अपने हेड बदलते हैं उतनी जल्दी अपनी सरकार भी बदल देते हैं। लेकिन जब वहाँ वालों ने महसूस किया कि हमारा डेवलपमेंट ख़त्म हो रहा है, हम एज सोसाइटी कमज़ोर हो रहे हैं, तो लोगों ने दल बदल का विरोध किया और आज नॉर्थ ईस्ट में भी राजनीतिक स्थायित्व करीब करीब और गोवा में राजनीतिक स्थायित्व है। ठीक है तो हमारे राज्य के अंदर राजनीतिक अस्थिरता की जो शुरुआत की गई वो महापाप 2016 में हुआ। ठीक है, लेकिन अब उससे आगे के खिलाफ अपराध 2016 में हुआ। 2016 के जो मास्टरमाइंड है उनसे हम लड़ेंगे। ठीक है, लेकिन 2022 में जो भोले भाले हैं, गलतफहमी में चले गए या उनका स्वागत है, थोड़ा थोड़ा चले गए तो उनको संभलने का मौका देंगे। लेकिन 2017 को भुला गलती स्वीकार करने का मौका देना चाहिए। 2017 को भुला देते हैं सर। 2022 में मुकाबला कांग्रेस का किससे है? बीजेपी से या आम आदमी पार्टी से? यहाँ 2 ही पार्टियाँ हैं, तीसरी के लिए अभी स्थान नहीं बना है। और फिर उत्तराखंड को समझना पड़ता है। ये एक ऐसा स्टेट है जिसमें हरिद्वार को भी समझना है तो यहाँ हरिद्वारी लाल बनना पड़ता है। तो यहाँ आप घाड़ की तुलना इधर कुछ एरिया से नहीं कर सकते, खादर की तुलना आप कुछ से नहीं कर सकते। आज से पहले मेरे यहाँ के सांसद बनने से पहले जो स्थिति सोलानी नदी के बीच
और गंगा के बीच के इलाके की थी, नारकी जीवन था। 6 महीने तो जीवन भर खतरा मंडराए रहता था। तो हमने सबसे बड़ा बंदा जो है जी सौलानी में और गंगा में बांधा। आज उनका जीवन खुशी है। पहले लोग लड़की नहीं देते थे घाड़ के लोगों को जो है। जब मैंने एक ऐसी सड़क बना दी जिसमें 13 पुल बना दिए एक साथ, तो अब वहाँ की ज़मीन जो है इस समय सोने के भाव बिक रही है। तो ये ऐसा हरिद्वार है, तो हरिद्वार को भी समझना पड़ता है। आपको उधम सिंह नगर में ऐसे गांव हैं आज भी जिनको, जो जंगलों के बीच में हैं, जिन गांवों में कोई नागरिक सुविधा नहीं है, आपको उन गांवों को भी समझना पड़ता है। दूर पहाड़ के अंदर शाही पोतों से लेकर के पटवाड़ी तो तक। भाजपा या आम आदमी पार्टी में से कौन सा दल है आपके मुताबिक जो नहीं समझता है? दूसरी पार्टी है वो म्यूनिसिपल माइंड की है। उन्होंने दिल्ली के म्यूनिसिपल एरिया को देख करके जो है वो समझते हैं यही दुनिया है। जिस तरीके से दिल्ली वाला घूमते शाम को कनॉट प्लेस जाकर के एक बयान दाग देता है, कहता है कि मैंने तो जंग जीत ली, तो वो इसी जंग जीतने की भावना से उत्तराखंड में आ रहे हैं। जिस दिन वो उत्तराखंड को समझेंगे उसी दिन यहाँ क्लेमेंट हो पाएंगे। लेकिन हरीश रावत साहब, तो तीसरी पार्टी कोई समझती नहीं है। समझती है एक पार्टी थी इसलिए कह रहा हूँ, उन्होंने खुद ही आपस में लड़ झड़ करके नस भ्रष्ट हो गए। वो उत्तराखंड क्रांति दल। ठीक है, आपने आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़ा किया, लेकिन इसी तरीके का सवाल तो दिल्ली की राज्य सरकार भी खड़ा करती थी। और देखिए नतीजा क्या हुआ, दिल्ली में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। यही आम आदमी पार्टी जो आप कह रहे हैं कि चीज़ों को समझती नहीं है, लगातार सत्ता पर काबिज है। हरीश रावत साहब कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं? गलत तो आपका कैलकुलेशन नहीं है? दिल्ली में अन्ना हजारे के आंदोलन की आड़ में और शीला दीक्षित के जमा किए हुए सरमाए को मुक्त हस्त बांटने के प्रॉमिस से ये परिवर्तन आया। लेकिन ये स्थितियां सब जगह नहीं है ना। यहाँ का आदमी सीधे कह रहा है, पूछ रहा है कि तुमने कह तो दिया कि भाई हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लेकिन तुम दोगे कैसे? और फिर दिल्ली में क्यों नहीं दिया तुमने? यहाँ का आदमी सीधे सीधे कह रहा है। यहाँ का आदमी कह रहा है तुमने एक डिग्री कॉलेज नहीं बनाया 7.5 साल में, एक पॉलीटेक्निक नहीं, एक ITI नहीं, एक बड़ा पुल नहीं, एक मेडिकल कॉलेज नहीं, एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं। इनको तो सब चाहिए उत्तराखंड वालों को। तो ये कह रहे हैं कि तुम केवल बिजली मुफ्त दे रहे हो, हमारे कॉलेज नहीं दोगे, हमारे दूसरी चीज़ें नहीं दोगे, तो हमारी तरक्की कहाँ से होगी? यहाँ का आदमी तरक्की भी चाहता है। दिल्ली वाला तो तरक्की कर गया। दिल्ली में तो हमने दिल्ली का चेहरा बदल दिया। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सर देखिए दिल्ली के स्कूलों का, चूंकि आपने कॉलेज का जिक्र किया, दिल्ली वालों को सर आपने कॉलेज का जिक्र किया, आम आदमी पार्टी कह रही है कि देखिए हमारे दिल्ली का जो स्कूल मॉडल है उसकी तारीफ तो देश ही नहीं पूरी दुनिया में हो रही है। 12वीं तक के सरकारी स्कूलों का काया पलट कर दिया है इसीलिए दिल्ली में। जब वहां कर दिया तो यहाँ भी करेंगे। एक मिनट मेरी आपसे गुजारिश है, आप नेता को सुने। ये कौन लोग हैं? आप नेता को सुने, मेरी आपसे गुजारिश है। बिल्कुल हो गया। बिल्कुल नहीं, मैं माफी चाहता हूं। मैं अपील करूंगा। मैं माफी चाहता हूं। हमारे साथियों से अपील करूंगा। चर्चा नहीं हो पाएगी इस तरीके से, चर्चा नहीं हो पाएगी। मैं उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी सक्षम हूं। आप अपनी बात कहिएगा, लेकिन इस तरीके से नहीं। मैं उनकी बातों का भी राजनीतिक विचारधारा का हमारे साथी हर राजनीतिक दल का, लेकिन इस तरीके से नहीं। थोड़ा धैर्य रखिए, अपनी बात आप कहिएगा। और मैं उनकी बातों का उत्तर देने के लिए सक्षम हूं। प्लीज मेरी गुजारिश है आपसे, इस तरीके से चर्चा नहीं हो पाएगी। प्लीज आप सुने, आप अपनी बात कहें, प्लीज आप सुने। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं से मेरी गुजारिश है, प्लीज आप सुने। जमहूरियत में सुनने का धैर्य भी होना चाहिए सर। प्लीज आप सुने। प्लीज आप बैठे, आप प्लीज सुने। मैं किसी पार्टी का, आप लोग न करें, मैं किसी पार्टी का नाम लेकर के नहीं कह रहा था, लेकिन अब मैं नाम लेकर के कहना चाहता हूं। जी, मैं नाम लेकर के कहना चाहता हूं। प्लीज एक बार सुनिए। आपके प्रदेश के इतने वरिष्ठ नेता यहां बैठकर अपनी बात को कह रहे हैं। प्लीज आप सुनिए। मेरी गुजारिश है, आप अपनी बात कहिएगा। आपको अपनी बात कहने का हक है लोकतंत्र में, लेकिन सम्मानित तरीके से। प्लीज, शोर शराबा नहीं। आपने जो सवाल किया मुझसे, मैं उसका एक उत्तर देना चाहता हूं। सर,
पिछले दिनों एजुकेशनल क्वालिटी और स्कूलों की स्टैंडर्ड को लेकर जी सर्वे होता है। जो नेशनल सर्वे हुआ है, उस नेशनल सर्वे में दिल्ली का स्थान 16वां आया है, 16वां स्थान, और उसमें पहला स्थान पंजाब का आया है। जी। अब अंदाज लगा लीजिए कि दिल्ली कहाँ पर खड़ी है। ठीक है। आपने कुछ स्कूलों को, मॉडल स्कूल की स्कीम मैंने बनाई थी। मैंने 2014 500 स्कूलों को उत्तराखंड के मॉडल स्कूल के रूप में कन्वर्ट किया था। जी। उससे पहले हमने राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की स्कीम बनाई थी, फिर हमने राजीव गांधी अभिनव स्कूल स्कीम बनाई थी। तो इन्होंने, दिल्ली ने हमारा मॉडल चुराया, लेकिन उसको ठीक तरीके से लागू नहीं कर पाए। आज हालत यह है, इस पानी, जब ये बरसात हुई तो इस बरसात में दिल्ली के स्कूलों जी जो है पानी में डूबे हुए सबने देखा। तो इसलिए विज्ञापन से हकीकत नहीं छुपाई जा सकती। दिल्ली की हमारे देश का पल्ला इस समय दो विज्ञापन बाजुओं पर पड़ा हुआ है। एक है दिल्ली की बड़ी सरकार, एक है दिल्ली की छोटी सरकार। ठीक है। जितना मैंने गरीब आदमियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा बांटने में खर्च किया, दिल्ली सरकार उसके 10 गुना ज़्यादा हर साल विज्ञापन में खर्च कर रही है। ठीक है। सबकी अपनी राजनीति का तरीका। उनकी प्राथमिकता अपना थोबड़ा दिखाना है, मेरी प्राथमिकता गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाना। चलिए, मैं वापस उत्तराखंड सरकार पर ही आता हूँ। उत्तराखंड सरकार पर ही आता हूँ। उत्तराखंड के जो नए मुख्यमंत्री हैं धामी साहब, उन्होंने अपने 100 दिन कार्यकाल के पूरे कर लिए हैं, युवा चेहरा हैं। क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड का जो यूथ है, जो पलायन के मोर्चे पर समस्या से जूझ रहा है, जो रोजगार के मोर्चे पर समस्या से जूझ रहा है, जो शिक्षा के मोर्चे पर जूझ रहा है, धामी साहब या आम आदमी पार्टी की तरफ से जो चेहरा है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर कनेक्ट कर पाते हैं कांग्रेस के मुकाबले? देखिए, आपने एक बड़ा निजी टाइप का सवाल खड़ा किया। जी नहीं, मैं आपकी उम्र नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तुलना में नहीं जाना चाहता जी, मगर मैं एक बात कह सकता हूँ, वो युवा हैं और खनन प्रिय युवा हैं। सारी जितनी नदियाँ हैं, गाड़ गधेरे हैं, सब आज खोद डाले गए हैं। तो मैंने इसलिए उनका नाम ही दिया है। मैंने कहा मेरे खनन प्रिय छोटे लघु भ्राता मुख्यमंत्री जो है, खनन प्रिय मुख्यमंत्री। लेकिन यूथ तो कनेक्ट करेगा ना सर? उस मामले में वो मुझसे जरूर ज़्यादा युवा है। और बाकी यदि कोठियाल जी, इस उत्तराखंड की धरती को नापना हो, भारत की धरती को नापना हो, अभी तो उन लोगों को जो है, मैं चूहे में भी चलूँगा तब तो उनसे ज़्यादा तेज़ चलूँगा। और वो और ये युवा लोगों से कह दीजिए, मैं आज अपने गांव से आ रहा हूं और 23 किलोमीटर की जगहों को जो है नाप करके आ रहा हूं, और बड़ी विषम जगहों को नाप करके आ रहा हूं। तो कभी उस मामले में तुलना करनी है तो वो कर लें, नहीं तो फिर मुख्यमंत्री के रूप में तुलना तो इस बात को लेकर के होती है कि उसकी समझ राज्य के लिए कैसी है, समाज के लिए समझ कैसी है, विकास के लिए उसके पास कार्य योजना क्या है। आप कह रहे हैं अभी तो मैं जवान हूं सियासत के लिहाज से। राज्य के कोष को किस तरीके से वो बढ़ा सकता है और किस तरीके से जन कल्याण के लिए उसका उपयोग कर सकता है, कितना वो लोगों की बात को सुन सकता है, समझ सकता है, उसका दिल कितना बड़ा है। तो चेहरा जवान होने से काम नहीं चलता, दिल भी जवान होना चाहिए। और ये जितने मेरी तुलना में हैं, इनका न दिल जवान है न दिमाग जवान है। मेरे तो अभी दोनों जवान हैं। ठीक है। लेकिन हरीश रावत साहब, जो आपके सूबे के जवान लोग हैं, जिनको बेहतर एजुकेशन नहीं मिल पा रही, जैसा आपने कहा, जिनको बेहतर रोज़गार नहीं मिल पा रहे अपने सूबे में, जो पलायन के लिए मजबूर हैं, आपको लगता है कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की ही सरकारें रही हों, उत्तराखंड के गठन के बाद से लेकर अब तक फेल रही हैं? इस बात को मानते हैं आप ईमानदारी से? देखिए, मेरा इस विषय में केवल इतना सा सीधा कहना है कि 2017 के मार्च के महीने तक उत्तराखंड रोजगार देने की स्थिति में
हिंदुस्तान में नंबर 1 राज्य था। हमारे वहाँ बेरोजगारी की वार्षिक वृद्धि दर 2017 के मार्च में 1.5% थी। और आज जब ये जवान लोग आए और भाजपा के 2 करोड़ हर साल नौकरियां देने वाले बयान बहादुर आए, तो आज उत्तराखंड देश के अंदर सर्वाधिक बेरोजगारी वाला राज्य है और बेरोजगारी की वृद्धि दर एक समय 33% तक पहुंच गई थी। अफसोसजनक नहीं है सर ये? आज 23% के आसपास है। अफसोसजनक नहीं है क्या? और हमारे एक मुल्क जो आपके सामने बना, एक सूबा, माफ कीजिए जी, एक सूबा जो आपके सामने बना, वहाँ पर बेरोजगारी की दर इतनी अफसोसजनक है। आपको नहीं लगता कि हाँ ये पॉलिटिकल पार्टीज की विफलता रही है? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। देखिए, छत्तीसगढ़ और झारखंड हमारे साथ बने जी, वो वहाँ बेरोजगारी की वृद्धि दर बहुत ज़्यादा है। आज compete किया हमने भाजपा की कृपा से, आज हम झारखंड और छत्तीसगढ़ के बराबरी में आ गए। लेकिन कांग्रेस के समय में हम देश के अंदर सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाले राज्य थे। और हमारे उत्तराखंड इस समय अपने लोगों को रोजगार नहीं दे रहा है, बाहर के लोगों को भी रोजगार दे रहा है। ये हमारे सिटकुल लगे हुए हमारे उद्योग धंधे जो सब कांग्रेस के समय में बने, ये सब रोजगार देते हैं। ठीक। ये दूसरा जी, हमने सरकारी विभागों में नौकरी के मामले में भी मुझे बेहद खुशी है कहते हुए, मैंने 3 साल में 32,000 नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी और 18,000 का माध्याचन करके गया। आज भाजपा की सरकार की स्थिति यह है कि मेरे 32,000 के जवाब में ये 3200 को भी सरकारी नौकर नहीं दे पाई। 3200। ठीक है, लेकिन ये गिना दें। अब कह रहे हैं जब जाने का वक्त आ गया, अब भाजपा कह रही है कि हम जो है नौकरियां देंगे। एक और पहलवान है, उन्होंने हाल में कह दिया कि मैं 1 लाख सरकारी नौकर बनाऊंगा। एक यहीं के नौजवान ने एक RTI लगा करके ये पूछ दिया कि दिल्ली में 7.5 में कितने सरकारी नौकर बने, तो वहाँ केवल 6,500 बने। केवल 6,500 लोगों को सरकारी नौकरियाँ मिली दिल्ली में 7.5 साल के अंदर। और उत्तराखंड के अंदर हरीश रावत ने 3 साल के अंदर 32,000 लोगों को सरकारी नौकरियाँ दी। और मैं आज कह रहा हूँ आपके सामने, ये ज़रा बड़बोल हो जाती है, उत्तराखंड के अंदर जितने लोग सरकारी नौकरी लगी उनमें 92% कांग्रेस के समय में लगी। भाजपा का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है नौकरी देने का। ठीक है, लेकिन सर तस्वीर जो नजर आती है उत्तराखंड की, जो पहलवान आए हैं उनका दिल्ली में नहीं है रिकॉर्ड नौकरी देने का। तो आप लगा लीजिए कि नौजवानों को किधर देखना चाहिए सर। लेकिन और हमने 2 वादे की जी। हमने कहा है कि हम सत्ता में आएंगे, 1 साल के अंदर जितने रिक्त पड़े पद हैं सरकारी उन सबको भरेंगे और हर साल 10% नए पद सृजित करेंगे। बेरोजगारी दूर करने के लिए रोजगार मूलक योजनाएं को बनाएंगे और हम जिनको रोजगार नहीं दे पाएंगे उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे न्याय योजना के तहत, जो राहुल गांधी जी की है। और उसके साथ हम जो है ये सरकारी विभागों के लिए अनिवार्य कर देंगे कि कोई भी विकास का काम करें तो उस विकास के काम में सेक्रेटरी ये सर्टिफाई करेगा कि इसमें इतने नए रोजगार सृजित होंगे। लेकिन हरीश रावत साहब, उत्तराखंड में जो युवा है रोजगार सृजन करता रहा। मौजूदा स्थिति यह है कि उत्तराखंड के युवा सड़क पर नौकरी के लिए विरोध प्रदर्शन करते नजर आते हैं। वो सवाल ये खड़ा करते हैं कि पिछले 20 साल में 25 साल में जब से सूबा वजूद में आया तब से लेकर अब तक हालात नहीं सुधर सके हैं। कोई कैसे कांग्रेस पर भी यकीन करेगा जब शिक्षा, रोजगार, पलायन के मोर्चे पर जब कांग्रेस भी सत्ता में रही तो आप कोई ठोस नीति के साथ आगे काम नहीं कर पाए? 2 मुद्दों को आप अलग अलग देखिए जी। जो रोजगार का मुद्दा है उस मुद्दे में हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप सरकारी आंकड़े देख लीजिए। मैंने कहा 2017 में जब त्रिवेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बने उस समय हमारे राज्य की बेरोजगारी बेरोजगारी वृद्धि दर थी बेरोजगारों की, वो 1.5% थी, 1.5% थी। और आज कहाँ है किसी को बताने की जरूरत नहीं। आज 23% है, एक बार तो 30% पहुँच गई। ठीक है। अब दूसरा सवाल है पलायन का। बेहतर शिक्षा। पलायन में बेबसी का पलायन नो, और जो रिफाइंड पलायन है, हम पानी को यदि रोकेंगे गंदला जाएगा। पानी को यदि हम प्रेषित करेंगे
रिफाइन करेंगे, उसका यूज करेंगे तो पानी जो है लोगों को जीवन देगा। उसी तरीके से जवानी का भी है। हमने इसीलिए टेक्निकल एजुकेशन पर फोकस किया। आज देश के अंदर सर्वाधिक ITI का घनत्व उत्तराखंड में है, सर्वाधिक पॉलिटेक्निक का घनत्व उत्तराखंड में है, और उसमें 25% का योगदान अकेले ही हरीश रावत का है। 8 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं सरकारी क्षेत्र के अंदर, 8 नर्सिंग कॉलेजेस इसके अंदर हैं, मेडिकल कॉलेजेस जो है हमने 2 स्थापित करके गए नए, 3 कांग्रेस के समय में स्थापित हुए और 4 कांग्रेस के समय में हुए, 2 जो है कांग्रेस में मेरे समय में। एक सवाल मेरा आम आदमी और 4 लाइन पर मंजूर करके गए मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो हमने क्या रखा, हमने कहा हम अपने लड़कों को दक्ष बनाएंगे, हम दक्ष मानव तैयार करेंगे और जिनकी मांग देश और दुनिया में हो सके, हॉट केक की तरीके से बिक सके। हमारे लड़के जो है दुनिया के बाजार में लोग कहें नहीं हमको उत्तराखंड का नौजवान चाहिए, हम अपनी ITI पॉलिटेक्निक को इसलिए आप करें कि आपने रोजगार के मोर्चे पर बहुत गणेश गोदियाल जी अब सत्ता में आते हैं तो गणेश गोदियाल जी की प्रायोरिटी ये रहेगी कि हमारे जितने टेक्निकल हमने इंस्टीट्यूट खोले हैं, संस्थाएं खोली हैं, उनका स्तर हम विश्व स्तर में लाएंगे ताकि हम वहाँ से रिफाइंड मानव तैयार करके उनको भेज सकें। जिस तरीके से केरल में होता है, केरल के लोग, तमिलनाडु के लोग खूब पढ़ते लिखते हैं, तकनीकी शिक्षा में उनमें, और देश और दुनिया में आज उनका डंका बज रहा है। बिल्कुल, लेकिन वो रातों रात नहीं होने जा रहा। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे और है, उत्तराखंड का डंका भी सम्मिलित। हरीश रावत साहब, कर्नल कोठियाल आम आदमी पार्टी जिनको आप सिरे से खारिज कर रहे हैं, उनकी पहचान अपनी बनी है कि वो युवाओं से कनेक्ट करते हैं, वो रोज़गार सियासत में आने से पहले देते रहे हैं। उनकी पार्टी ये भरोसा दिला रही है कि देखिए अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम ना सिर्फ रोजगार देंगे बल्कि मुफ्त बिजली भी देंगे। 2 रैलियां उनकी पार्टी के नेता की हुई जिसमें कहा गया कि बड़ी संख्या में भीड़ जुटी। ये सिरे से खारिज जो कर रहे हैं आप आम आदमी पार्टी को, ये कहीं डर तो नहीं है कांग्रेस का? एक बात करूं जी, मैं ऐसे 10 लोगों को जानता हूं जिनमें से एक मेरा बेटा भी है, आनंद रावत, जो लोगों को भर्ती होने की ट्रेनिंग देता है। लेकिन आनंद रावत या जो 10 लोग हैं वो लोग कहीं उसके एवज में पुरस्कार नहीं मांग रहे, ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैंने अपने समय में सारे इंटर कॉलेजेस में एक आर्मी के रिटायर्ड GCO को नियुक्ति किया पार्ट टाइम। मैंने कहा हमारे लड़कों को तुम भर्ती होने की प्रेरणा दो ताकि ये हो सके, वो दक्ष, उनको ट्रेनिंग हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। ये हमारा दुर्भाग्य है कि कुछ समय से उत्तराखंड में रिक्रूटेबल मेल पॉपुलेशन के आधार पर संख्या कम भर्तियां हो रही हैं और इसका हमको नुकसान उठाना पड़ रहा है। उसका तोड़ निकालने के लिए बुद्धि चाहिए। उसके लिए थोड़ी है कि आपने 1-2 कैंप लगा दिए, उन कैंपों से कुछ लोग निकल गए। वो तो बिजली और रोजगार का वादा कर रहे हैं सर। इस धरती के प्रति आपने कुछ सेवा दिल्ली मॉडल उत्तराखंड में लागू कर और क्या दिल्ली मॉडल उत्तराखंड में लागू करेगा? दिल्ली में बिजली मुफ्त, बेहतर शिक्षा, पलायन करेगा नहीं कोई। जो काम कांग्रेस और बीजेपी नहीं कर पाई उत्तराखंड के वजूद में आने के बाद से, वो हम करके दिखाएंगे। देखिए, पलायन का मैंने आपसे कहा ना, एक दिन 35 साल 40 साल की प्रोसेस है, एक दिन में नहीं रुकती है। और उस पलायन को रोकने के लिए पहाड़ों से जो काम मैंने किया, मैंने वहाँ की धरती के उत्पाद को बढ़ाया, जो मडुआ इत्यादि दूसरी चीज़ें थी उनको विश्व पहचान दी, वहाँ के खान पान को विश्व पहचान दी, वहाँ के पहनावे को, वहाँ के बस आभूषणों को, वहाँ की संस्कृति को, वहाँ के प्रकृति के तत्वों को, वहाँ के पानी को, वहाँ की जवानी को, सबको मैंने एक दिशा दी। और उस दिशा को लेने से लोगों की आमदनी बढ़ी, लोगों के रोजगार। तो आप धरती से तो रोकोगे ना, तुम्हारे कर्नल कोठियाल आपको धरती से जुड़े नजर नहीं आते? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, किसी के पास कौन सा ऐसा बटन है, मैं भी उसके पक्ष में जाकर के खड़ा हो जाऊंगा, जो कहे मैं इस बटन को दबा दूंगा और उसके बाद पहाड़ों से पलायन रुक जाएगा या गांव से शहरों की ओर पलायन रुक जाएगा। किसी के पास ऐसा है? ठीक है, कर्नल कोठियाल ऐसा कह रहे हैं। भाई, कह देने से क्या होता? मैं देखो, मैं बहस में नहीं पढ़ूंगा कि कौन क्या कह रहा, कौन क्या नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ, किसी के पास ऐसा बटन है तो उस बटन का रंग हमको भी बता दे, हम भी उस बटन बाज के साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन कोई है जो पलायन कह दे, इस बटन को दबाने से मैं पलायन की प्रोसेस को रोक दूंगा?
हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं 5 साल यदि मुझे वक्त मिल गया होता तो मैंने ऐसी नीतियाँ प्रारंभ की थी जिन नीतियों पर चलते उत्तराखंड में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों को पलायन रुकता। सर जो आप कह रहे हैं एक बात है, हरीश रावत, मैं देखिए ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है सर। मैं चमत्कार, आप भरोसा दिला सकते हैं कि मैं सीएम रहता तो कर देता, कर्नल कोठियाल सीएम बनेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। मैं कह रहा हूं, ऐसा कंट्राडिक्शन कैसे? मैं चमत्कारिक व्यक्ति नहीं हूँ जी, मैं तो धरती पर चलने वाला इंसान हूँ। जो ऐसे चमत्कारिक व्यक्ति हैं उन लोगों से पूछ लीजिए कहाँ से उनके पास ये चमत्कार है, कहाँ से ये चमत्कार है। और ये चमत्कार है तो ये दिल्ली में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? दिल्ली में आज सर्वाधिक बेरोजगारी है। नहीं, बेरोजगारी तो इसलिए भी है ना सर, 6,500 लोगों को 7.5 साल में जिस राज्य ने नौकरी दी वो किस मुंह से उत्तराखंड में आकर के ये झूठा दावा कर रहा है? अब मैं कह रहा हूँ ना, झूठा दावा कर रहा है। ठीक है, आपके मुताबिक पहले दिल्ली के लोगों के साथ छल करने के लिए माफी मांगे। अरे भैया राव साहब, नो, गलत बात, उसके लिए माफी मांगे। दूसरी बात अब आइए बिजली पर। ये बिजली पर आइए जी। हमने जिस समय मैं मुख्यमंत्री बना उस समय 14 घंटा बिजली मिलती थी जी, और दूर दराज के एरियाज में बड़ी टिमटिमाती हुई पीली बिजली मिलती थी। और राज्य के तीनों विद्युत कॉरपोरेशन घाटे में थे। ठीक है। और मैंने 3 साल के अंदर न केवल कॉरपोरेशंस को लाभ मिलाया, 24 घंटा बिजली मिली, और 3 साल के उस कार्यकाल में जिसमें दैवीय आपदा से उत्तराखंड जूझा उसके अंदर हमने सबसे सस्ती बिजली दी। ठीक। और आज भी एक बात सुन लें जो दर्शकगण हैं जी, देश के अंदर सर्वाधिक सस्ती बिजली देने का उपाय हरीश रावत प्रारंभ करके गया। आज भी सबसे सस्ती बिजली है। और दिल्ली के अंदर आज देश की सबसे महंगी बिजली है। 200 यूनिट से ज़्यादा एक यूनिट भी खर्च हो जाती है तो आदमी के कपड़े उतर जाते हैं। क्योंकि उसको कॉमर्शियल रेट पर बिजली वसूल की जाती है। मैं आपको ही चुनौती देकर के कह रहा हूँ, आप जरा सा 200 यूनिट से दिल्ली में 1 यूनिट ज़्यादा खर्च करके देखिए तो आपको कितना भुगतना पड़ता है, कितना रोना पड़ेगा, आप देख लीजिएगा। आपका जो उत्तराखंड बिजली का सरप्लस था वो बिजली खरीदने को मजबूर है। बिजली संकट से उत्तराखंड भी प्रभावित है। आज के दौर में जब कोयले का संकट पूरे देश में है तो उत्तराखंड भी प्रभावित है। आपके बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स बंद पड़े हुए हैं। मेरे पहले प्रश्न का उत्तर सुन लीजिए। हमने दिल्ली इसको बिजली में सक्षम राज्य बनाया। जब मुझको लगा तो मैंने आज से 2 साल पहले, जब इस पार्टी का यहाँ जन्म नहीं हुआ था आपका, तो उस समय हल्द्वानी में लोगों से कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो हमने बिजली के सिस्टम को इतना सुधारा है कि हम पहले साल के अंदर 100 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, और जब दूसरा साल शुरू होगा तो उसको 200 यूनिट पहुंचा देंगे। और कोई मुझसे कहे तो यदि मेरी आमदनी जिस दिन दिल्ली के बराबर हो जाएगी, मैं उत्तराखंड के लोगों से कहूँगा जो जितनी बिजली फूकते हो बिजली फूको, जो है हम उसको मुफ्त कर रहे हैं। कारण यह है, देखो दिल्ली की आमदनी हमसे 4 गुना ज़्यादा है जी। अपने भाई का हिसाब ऐसा है, वो जानते हैं न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी, और उनको मालूम है ना वो सत्ता में आएंगे, इसलिए केवल नेशनल पार्टी बनने के लिए उनको कुछ वोट मिल जाए, इसलिए वो ये सब बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। क्योंकि देखो वोट कटुआ पार्टी में और राज्य बनाने वाली पार्टी में बड़ा अंतर होता है। ये तीसरी पार्टी जो आई है वोट कटुआ पार्टी है, तो भाजपा की मदद करने के लिए आई है। रावत सर एक सवाल ले लेते हैं सर, एक सवाल लेते हैं जी। राहुल, जिस तरीके से सम्मेलन का नाम है युवा उत्तराखंड युवा उम्मीद, देखिए युवाओं को उम्मीद तो बहुत है, लेकिन किन किन मुद्दों पर, क्योंकि सरकारें आई है और गई, आम आदमी पार्टी एंट्री कर रही है, सियासत में चमक सी आ गई है, वो अल्लाह तो देखा जा रहा है। युवाओं से सवाल लेना बहुत जरूरी है। मुझको क्वेश्चन सुनाई नहीं दे रहा जी, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन वो सवाल पूछेंगे, युवा ही पूछेंगे आपसे। नमस्कार जी सर, मैं पूछना चाहता हूँ 2017 में जब आपकी सरकार थी, कांग्रेस की जब सरकार रही है, तब कितना युवाओं को रोजगार मिला? अगर आप जब सत्ता में होते हुए इतना युवाओं को रोजगार दे सके तो फिर आपकी सरकार क्यों नहीं आई? देखिए, सरकार जाने के तो कई कारण होते हैं। ये कोई रोजगार से सरकार गई ये मैंने कभी नहीं कहा और न दावा किया है।
मैं इतनी बात सरकारी आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूँ जी, और उसको आज भी वेरीफाई किया जा सकता है कि मैंने 3 साल में 32,000 नौजवानों नौकरियां को दी। सरकारी नौकरी दी। ठीक। और ये उत्तराखंड में ऑल टाइम हाई है, ऑल ठीक। टाइम हाई। राहुल एक और हरीश सवाल। रावत जी, एक बात। एक युवा का और सवाल है सर। 18,000 नौजवानों को मैं अध्याचन के जरिए ठीक है। नौकरी देने की प्रोसेस में लेकर के आया। ठीक है, और ठीक है सर। 1.5% थी उस समय बेरोजगारी की वृद्धि दर, जो आज बढ़ करके 23% हो ठीक गई है। है। और दिल्ली एक युवा की बात आप और सुन लीजिए। दिल्ली के एक अंदर युवा 21% का सवाल आप और सुन जी लीजिए। मैं जी। स्वागत है। सर नमस्कार। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप मुख्यमंत्री थे, आपकी सरकार थी, आपने यहाँ पे मंच पे बैठ के बताया कि आपकी सरकार ने झंडे गाड़ दिए थे। पहला सवाल तो यह है कि 2017 में आप हारे क्यों? आप स्वयं 2 सीटों में हारे हैं, तो फिर किस आत्मविश्वास के साथ आप 2022 इलेक्शन में जा रहे हैं? क्या ये आत्मविश्वास इसलिए है कि धामी सरकार ने कोई काम नहीं किया? ठीक है। मेरा विश्वास, मेरा आत्मविश्वास आप पर ही उत्तराखंड के लोगों पर आधारित है, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों ने अभी तक 6 सर्वेक्षण हुए हैं। उन 6 सर्वेक्षणों में वर्तमान और पूर्व लोगों में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री का चेहरा केवल मुझको माना है। तो रावत साहब मैं एक बार नंबर वही 1 सवाल, रावत साहब, मैं सर्वेक्षण में नहीं जाता। हरीश सर, नहीं, लेट मी आंसर इस क्वेश्चन। दूसरी बात, रहा सवाल दो जगहों से हारने का। अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 बार चुनाव हार गए, और 1984 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जमानत बाल बची। क्या उससे अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व खत्म हो गया, या हरीश उनकी रावत साहब, उनकी उपयोगिता खत्म हो गई? और हरीश रावत साहब, मैं आज भी दावे के साथ कह रहा हूं, आप जिन क्षेत्रों में मैं हारा वहां जाकर के पूछ लीजिए, वहां का आदमी कहेगा यार हमने हरीश रावत को हरा करके कहीं गलती तो नहीं की। चलिए सर, बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा। हरीश रावत साहब, वक्त पूरा खत्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा, नतीजे चुनाव के आएंगे, चुनाव बहुत जल्द है। बहुत सारी शुभकामनाएं सर, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर, आप न्यूज़ नेशन के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े और तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात आपने रखी। बहुत सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ आपने सुना उत्तराखंड के उस चेहरे को, आप सब लोगों से चाहूंगा एक बार न्यूज़ नेशंस के लिए और इतना बढ़िया कार्यक्रम हमारे हरिद्वार में करने के लिए आप जरूर ताली बजा दो। चलिए इन्हीं तालियों के साथ यहाँ रुक रहे हैं। आप वाले भी बजा दो भैया, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। आप गाप वाले भी बजा दो यार जरा सा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, शुक्रिया सर।